यहाँ इस सवाल में 5 स्टूडेंट है, उनमें से पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। अब ये सवाल में कंसेप्चुअल बातें हैं और मिस हो जाता है बच्चों से ये, है ना। हालांकि बनाने में समय नहीं लगेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने में। एक एक करके स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ और फिर उसको देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू। स्टेटमेंट 1A, resonating structures with more number of covalent bond, resonating structure with more number of covalent bonds and less charge separation are more stable। तो ये जो ऑप्शन ए है या स्टेटमेंट ए है, इसमें ये कह रहा है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा हो किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और चार्ज सेपरेशन जो है वो कम हो, तो उस केस में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये बात सही है, और कैसे सही है मैं आपको समझाता हूँ, है ना। चार्ज सेपरेशन है ना, तो ये ज़्यादा होना चाहिए और ये कम से कम होना चाहिए। अब समझिए बात क्या है। देखो, जितने बॉन्ड्स बनेंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी तो फिर जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाएगा। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, है ना। बॉन्ड एनर्जी रिलीज and it is directly proportional to the stability, chemical bonding। ध्यान रखें। नाउ चार्ज सेपरेशन कब होता है उसके बारे में ध्यान रखिए। देखिए, चार्ज सेपरेशन करने का मतलब है ना कि बॉन्ड टूट के प्लस माइनस बन गए। मान लो ये हमारा बॉन्ड है और ये बॉन्ड टूट जाए और यहाँ बन जाए प्लस और यहाँ बन जाए माइनस। मैं अभी ये ऐसे प्रोटोटाइप जैसा बना रहा हूँ, है ना। इसको रियल मॉलिक्यूल नहीं मानिए, बस ऐसे मैंने बना दिया प्रोटोटाइप जैसा। अब यहाँ समझिए कि एक तो पाई बॉन्ड टूटा है। अब पाई बॉन्ड टूटा है, कैसे कैसे टूटे हो, उसको एनर्जी कहीं से मिलेगी तभी तो टूटेगा ना, ऐसे थोड़े पाई बॉन्ड टूट जाएगा या कोई भी बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब समझिए कि जब ये बॉन्ड टूटा तो एनर्जी उसको दी गई, और एनर्जी देंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। यस, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन लेसर होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। तो ये दोनों बातें ही बहुत सही हैं और ए जो है वो सही है। अब बात कर लेते हैं हम बी के लिए। देखिए बी क्या कहता है, समझिए और हमें गलत वाला ही पिक करना है। इन द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एन अनसैचुरेटेड सिस्टम shows E plus effect with nucleophile and E minus effect with इलेक्ट्रोफाइल। अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया इनका। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि E प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता है और E माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होता है। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मुझे लगता है सबको मालूम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अगर ये बताऊं, ये किसी भी रिएजेंट के प्रेजेंस में कोई रिएजेंट आ रहा है, कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, उसके प्रेजेंस में वो जिस कार्बन पे आए उसी कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो वो ई प्लस होता है। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगा, ये कहाँ न्यूक्लियोफाइल के साथ होगा। उसी तरह अगर हमारा डबल बॉन्ड है और उसके साथ कुछ आ रहा है और यहाँ पे क्यू है, अब ये यहाँ आया और इससे दूर इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है तो ई प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो ई माइनस। अब इलेक्ट्रॉन दूर कब जाएगा, जब ये खुद इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इस ये न्यूक्लियोफाइल होगा।
तो ये तो गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया। ये हमारा एक आंसर हो सकता है। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। चलिए एक आंसर तो आ गया, हम देख लें, आगे देखते हैं। अब आंसर ए और बी तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट करके अगर बात करी जाए तो ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी कह रहा है ना कि इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट। हाँ, काइंड ऑफ, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो है ही। समझिए कैसे, अगर इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से क्या होंगे, चार्जेस होंगे, और चार्जेस के वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, अब समझिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, एंड जो हमारा डाइपोल मोमेंट है। अब समझो डाइपोल मोमेंट भी चार्जेस पर डिपेंड करता है ना, चार्जेस ज़्यादा होंगे डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर डीएम डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा हो गया, तो यानी सी सही हो गया, सी सही हो गया, ए सही हो गया, बी गलत हो गया। आगे चलो, अब बहुत आगे आगे लगता है, हम उतना आगे नहीं आना था, थोड़ा आगे आना था, ये यहाँ पे हैं हम। आगे चलो और डी देखो। डी में क्या कह रहा है कि ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, जो कि हमें क्या देगा, हमें कह रहा है कि हायर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देगा। अब एक बात समझते हैं, देखो ये तो ऐसे है ना, हाइपर कंजुगेशन पे है, लेकिन इसको समझते हैं। देखो जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो है ना, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो हैं, अगर वो भी इंक्रीज हो रहे हैं किसी डबल बॉन्ड पे, तो अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे। अब ये बात हम यहाँ मैं वो लिख देता हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है ना, वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी के। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो तो हमारा हाइपर कंजुगेशन भी बढ़ेगा, इंटरेक्शन, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो ये ना अल्फा हाइड्रोजन से इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ ना डी जो है वो गलत हो गया, और ये हमारा क्या होगा, एक आंसर होगा। डी हमारा एक आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी और डी तो हमें मिल ही चुके हैं, अब एक और चेक करना पड़ेगा, ई। तो ई में हमसे कह रहा है क्या, ई वाला ऑप्शन, वो हमसे कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एस करेक्टर ऑफ द कार्बन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। देखिए जो कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, अगर उसका एस करेक्टर ज़्यादा हो गया, ई के बात कर लेते हैं, तो अगर जैसे ये है, अब एक एग्जांपल देखिए बात करता हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास ये है, फिर हमारे पास कुछ तो ऐसा है, फिर हमारे पास कुछ तो ऐसा भी है, ये देखिए, तो ये हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पे एस करेक्टर सबसे हाईएस्ट है, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, ये एस पी, ये है एस पी टू, और ये है एस पी थ्री, तो जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। एस करेक्टर के बढ़ने से पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ने से कार्बन आयन की शक्ति बढ़ती है। तो ये भी सही है, यानी हमारा आंसर क्या हुआ फिर, आंसर तो समझिए कि हो चुका है, आंसर है हमारा सी। तो थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर स्टूडेंट्स।